नमस्कार दोस्तों जब देश के भीतर सरकार चलाना ही है और विपक्ष के भीतर इतनी बड़ी शून्यता है ही, तो फिर क्यों नहीं अपने हिसाब से इस भारत देश की इकोनॉमिक्स को अपने अनुकूल ढाल लिया जाए। यानी ये कहे कि जिसके भीतर सवाल ये ना कोई करे कि इस देश के पीएसयू को किस रूप में बेचा जाएगा। सवाल यह भी ना होगा कि इस निजी हाथों में कौन कौन सी कंपनियां किसके हाथ में थमाई जाएगी। सवाल तो उसके आगे का होगा कि इस भारत देश के भीतर भी जो भी सार्वजनिक उपक्रम है या फिर जितने भी कामकाज मौजूदा सत्ता को करनी है, मौजूदा सरकार को करना है, सब कुछ को मोनेटाइजेशन के आश्रय बेचने की प्रक्रिया में एक पाइपलाइन तैयार कर दी जाएगी। और कुल मिलाकर के इस वित्तीय वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि जो बजट इस बार पेश किया जाए उसी के अंतर्गत करीब 11 लाख करोड़ का एक टारगेट सेट किया जाए। ये ठीक उसी तरह का टारगेट है जैसे 2021 के भीतर 6 लाख करोड़ का एक टारगेट जो है वो मोनेटाइजेशन के जरिए बनाया गया था। दोस्तों, इस देश के भीतर में प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एक कहीं ना कहीं पाइपलाइन तैयार किया गया था। इन दोनों ही बातों के भीतर डिसइन्वेस्टमेंट से हट करके एक ही बात का जिक्र हुआ था कि इस भारत देश के भीतर बहुत बड़े संख्या में पूंजी की उगाही की जा सकती है, यानी कि पैसा निजी सेक्टर अगर चाहे तो पैसा पैदा कर सकता है। सवाल केवल इतना ही भर है कि आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ रही है। और यह वह परिस्थिति है जिसमें पहली बार भारत देश के किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के भीतर यह खुल करके आई नहीं, बल्कि यह कहे कि बजट के कार्यक्रम के दौरान इस भारत देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक्स को कैसे बढ़ाया जाए, उसी के दायरे में आकर के सरकार के सारे मंत्रालय, सारे मिनिस्ट्री शामिल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भारत देश के भीतर का कोई भी एक ऐसा मंत्रालय नहीं होगा जो यह सोच पाए कि उसी के अंतर्गत जो सार्वजनिक उपकरण काम करते हैं या जो भी बजट, जितना भी बजट उसके अपने मंत्रालय को मिलता है, उसके जरिए वह कोई अर्थनीति की एक ऐसी लाइन तैयार कर दे जिसके जिम्मेदार सरकार ले ले और लोगों का इसका फायदा हो, लोगों को लाभ मिले, लोगों को सस्ते में, यानी लोगों को महंगाई का सामना न करने पड़े। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती है। यानी ये कहे कि इस भारत देश के कम से कम 12, 13, 14, 15 मंत्रालयों को लेकर, चाहे माइंस हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो फिर अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का सेक्टर हो, यहां तक कि ये आप कहे कि एग्रीकल्चर और उससे हट करके भी बात करें तो जो खाद्य और बीज का जो हिस्सा आता है ना, उसको भी निजी हाथों में कैसे सौंपते हुए एक मोनेटाइजेशन की परिस्थितियां को तैयार कर दिया जाए। यानी ये कहे कि दरअसल मुश्किल हालात इस समय की नहीं है कि सरकार निजीकरण में कितना आगे निकल चुकी है और कितना आगे निकलना चाह रही है। सवाल तो इस समय में यह भी नहीं है कि मोनेटाइजेशन के जिस फिलॉसफी को 2021 के भीतर मौजूदा सरकार उस समय की लेके आई थी, उसमें कई कदम एक साथ वो छलांग लगाने को तैयार है, एक साथ छलांग लगाने को तैयार है। सवाल यह भी नहीं कि इस भारत देश के पीएसयू को लेकर के जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था वो आखिर पूरा क्यों नहीं हो पाता है। यानी सवाल इस दौर में यह है कि इस भारत देश के भीतर में निजी हाथों की नेटवर्थ अगर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश के आम लोगों की जेब अभी खाली होती चली जा रही है, तो ऐसे में जो बाजार के भीतर, जो मार्केट के भीतर जो माल उपलब्ध है, उसके भीतर जो भी कीमत उत्पादन की लगती है, उस कीमत को भी दे पाने की स्थिति में भारत देश का वह कंज्यूमर जिसके लिए वह प्रोडक्ट तैयार करने की कोई भी इंडस्ट्री सोचेगी, वह सोच आखिर क्यों नहीं पा रही है। और इसी समय में, जी हाँ, इसी वक्त में बहुत बड़े संख्या में दुनिया भर से माल भारत आयात आखिर क्यों होने लगा है। यानी ये कहे कि इंपोर्ट क्यों देश का बढ़ते जा रहा है, एक्सपोर्ट कमते जा रहा है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो भी प्रोडक्ट बनाने में जो भी कीमत लगती है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उससे करीब 55% ज्यादा कीमत भारत के भीतर लगती है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या भारत के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, या फिर ये कहे कि हमारे भारत देश के भीतर जो भी न्यूनतम वेजेस है वो दुनिया के तमाम सारे दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा है, या फिर ये कहे कि भारत देश के भीतर जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के आश्रय किसी भी प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने की जो एक रणनीति होती है वो इस भारत देश के भीतर के तमाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तमाम इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए तमाम संस्थाओं, तमाम प्रतिष्ठानों को काफी भारी पड़ रही है। उनके लिए इस दौर में आसान यही हो गया कि दुनिया के बाजार से माल मंगवाया जाए और भारत के बाजार में वो माल को बेच दिया जाए। आखिर भारत भी जिम्मेदारी से तो मुक्त हो गया ना। दोस्तों, 3 कदम मौजूदा समय में
नरेंद्र मोदी सरकार के टारगेट पर है। इस टारगेट का मतलब बहुत साफ है, जो गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है उसके सामने कोई भी दूसरा विकल्प होगा ही नहीं अगर वो सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं को अपने राज्य के भीतर अगर लागू नहीं करता है तो ऐसे में एक और सवाल है कि अगर इस दौर में जीएसटी और टैक्स पेयर का पैसा भी अगर नहीं मिल पा रहा है राज्यों को और उनको खुली छूट है कि वह जीरो इंटरेस्ट पर आरबीआई से चाहे जितना चाहे उतना सारा पैसा वो ले सकते हैं, उठा सकते हैं, तो इस दौर में मतलब यह है कि राज्य धीरे धीरे कर्ज में डूबते चला जाए। और वहीं पर तीसरी परिस्थिति होती है इस भारत देश के भीतर में, जिसके पास भी पैसा मौजूदा समय में है और जो पैसा मार्केट तक पहुंच सकता है वो अधिक से अधिक मात्रा में आप कैसे टैक्स का पैसा वहां से निकाल सकते हैं। वो जीएसटी हो सकता है, वो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इनकम टैक्स के तौर पे आप कह सकते हैं। और एक रेखा बहुत साफ हो गई है कि कॉर्पोरेट से कम टैक्स लेंगे और इनकम टैक्स जो है, जो निजी लोगों के हाथ में जो अपने कमाई का जो हिस्सा होता है उसके भीतर से ज्यादा टैक्स लेंगे। यानी ये कहे कि इससे पहले इन तमाम सारे डाटा को, आंकड़ों को आपके सामने हम परोसे, उससे पहले दो तीन बात आप जरूर जान लीजिए कि इस भारत देश के भीतर नरेंद्र मोदी सरकार जिस राजनीति, जिस सियासत को चला रही है और जिस आश्रय भारत देश प्रगति कर रहा है उसके भीतर आप चाहे जितनी भी चोट कर लीजिए, लेकिन विकल्प आपके पास ऑपोजिशन को लेकर के पहली बार कहीं ना कहीं शून्य दिखेगा। यानी ये कहे कि आप कभी भी बोल ही नहीं पाएंगे कि इस भारत देश के भीतर चुनाव अगर रिग होता है, यानी चुनाव रिग के खिलाफ इस देश की जनता क्यों खड़ी नहीं होती है। आप ये भी सवाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, क्या सच में विपक्ष के तमाम सारे मुद्दे, जिन तमाम मुद्दों को लगातार वो उठा रही है, उन मुद्दों से कोई भी ताल्लुकात इस देश के आम वोटरों का होता है या फिर नहीं होता है, या फिर इस समय में वो ये मान करके चलती है कि नरेंद्र मोदी सत्ता केंद्र में है तो 5 किलो अनाज दे ही देती है। वो ये मान करके चलता है अच्छा इस दौर में तो डिजिटल इंडिया हो ही गया है। वो मान करके चलता है इस दौर में जितने भी टेक्नोलॉजी, जो भी सुविधाएं जितनी भी मिलनी थी और सब कुछ अब खुद हिंदुत्व का नाम तो एक लेना है और उसी के आश्रय एक वोट बैंक तैयार ही तो करना है। इससे हट करके कोई भी विजन, कोई भी नया नजरिया दे पाने की स्थिति में अगर ऑपोजिशन नहीं है और वो टारगेट केवल सत्ता को इस आधार पर करता है जहां पर ये कहे कि देश के आम लोगों की महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से जुड़ी हुई परिस्थितियां और तमाम सारी ऐसी रोजगार न मिल पाने के भीतर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के भीतर कोई भी आंकड़ा, कोई भी डाटा मौजूदा सरकार सामने रखती नहीं है, तो एक्चुअल में इस भारत देश का ग्रोथ रेट क्या है वर्तमान में यह भी नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन सवाल है कि देश की आम जनता के भीतर आखिर कोई सवाल क्यों नहीं है, यही से बात की शुरुआत होती है। और हर एक अलग अलग राज्य दर राज्य अगर आप समझते चले जाइएगा तो दो तीन बातें आपके सामने और भी निकल करके आएगा कि सच में क्या इस दौर में विपक्ष की राजनीति उस पारंपरिक राजनीति के विरोध में जाकर के फंस गया है, जहां पर उसको ऐसा लगता है कि देश के आम वोटर अपने तौर पर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि देखिए इनकी सरकार को मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने लूट लिया, या फिर ये कहे कि नरेंद्र मोदी की शाह की जोरी ने सियासी तौर पर विपक्ष के पर जो है कतर डाले, विधायकों की खरीद फरोख्त कर लिया, ऑपरेशन लोटस चला दिया, तो फिर ऐसे में इन तमाम नेता को हरा देना चाहिए। क्या ऐसी कोई बात संभव है? आज लगता है मैं अलग अलग राज्य दर राज्य परिस्थितियां और वहां की इकोनॉमिक्स को दोनों को एक साथ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव विरोध करते हैं। दोनों के पास बिहार को किस रूप में आगे ले जाना चाहिए, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में वह देश का युवा जो जेपी के आंदोलन से लेकर के मंडल के आंदोलन तक और उसके बाद तमाम सारी परिस्थितियों के भीतर आंदोलन के शक्ल में सत्ता को बदलने की सोचता रहा, वह इस समय में गायब आखिर क्यों है? क्या दोनों के पास कोई विजन है, कोई दृष्टि है, कोई नया नीतीश कुमार और केंद्र के बगैर, क्या केंद्र जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर जो कहते हैं चरमरा करके रख दिया और कहता है कि केंद्र का साथ रहेगा आपके पास तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, इससे हट करके कोई भी सियासत साधने की कोशिश बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने किया क्या? तो दोनों निर्भर अपने सत्ता को बचाने के लिए मौजूदा समय में पारंपरिक विरोध या फिर ये क्या कि पारंपरिक तौर पर साथ की दृष्टिकोण ही अपनाएंगे। क्या ऐसे में बिहार के बाद जैसे अब उत्तर प्रदेश के भीतर आपकी कदम पड़ती है, वहां पर एक तरफ अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी के नेता, दूसरी तरफ मायावती है
सपा के नेता, क्या यह पारंपरिक तौर पर जो मंडल की बाद की राजनीति के भीतर दोनों है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, ये दोनों सत्ता जब संभाली तो उस समय में क्या कोई डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का इस अंदाज में हो पाया जिसको लेकर के ये दोनों नेता कभी भी बोल सकते हैं कि हमारे दौर की परिस्थितियां और मौजूदा समय के भीतर जिस इकोनॉमी के आश्रय उत्तर प्रदेश के लिए योजनाएं तैयार की जा रही है वह आगे की दृष्टि को लेकर के चल रही थी, या फिर एक एक्सप्रेस वे के जरिए बात ग्राउंड पे उत्तर प्रदेश के भीतर आ जाएगी। ऐसे में तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में तो गोल्डन पोर्टल आपको याद आना चाहिए। ये सवाल धीरे धीरे बड़ा होना चाहिए कि क्या मनमोहन सिंह सत्ता में आखिर क्यों फिर आ गए। लेकिन ये कहे कि इन तमाम सारे बातों को देखते हुए जब आगे की राजनीति को बदलते हुए आप देखते हैं और भारत के भीतर जो डिसइन्वेस्टमेंट शब्द भी अब छोटा पड़ गया है, प्राइवेटाइजेशन शब्द भी इस दौर में एक सामान्य सी परिस्थिति के भीतर आकर के कहीं ना कहीं लुढ़क रहा है, तब ऐसे समय में मोनेटाइजेशन के आश्रय और उसके भीतर भी केंद्रीय मंत्री की भागीदारी और खुद देश के श्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्रालयों को सीधा निर्देश कि आप अपने मंत्रालय के तहत ऐसी योजना को तैयार कीजिए जो प्राइवेट सेक्टर जिसको खरीदने की परिस्थिति में हो, यानी प्राइवेट सेक्टर उसके भीतर पैसा लगाने की स्थिति में हो और उससे पैसा कमाने की स्थिति में हो। वो रेलवे के भीतर हो सकता था, वो पोर्ट में हो सकता था, वो एयरपोर्ट में हो सकता था, वो पेट्रोलियम में हो सकता था, वो माइनिंग में हो सकता है, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के भीतर हो सकता है, वो सड़क परिवहन मंत्रालय के भीतर हो सकता है, वो कम्युनिकेशन सेक्टर में हो सकता है। आप जितने सारे मंत्रालयों का नाम गिन लीजिए, होते होते बात एग्रीकल्चर तक पहुंचेगा और एग्रीकल्चर को लेकर के भी अब मौजूदा सरकार कोई दुविधा में नहीं है। उसका बहुत साफ मानना है इस दौर में कि दरअसल भारत देश के भीतर में एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन करना है उसके भीतर दो बड़े काम होने चाहिए जो इस भारत देश के भीतर में चाहे जितनी बड़ी संख्या में देश के मजदूर तबका किसानी से जुड़ा हुआ है उसको वहां से ला करके इंडस्ट्री के क्षेत्र में लेकर के चले आए, जिससे इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा मिनिमम वेज देने की जरूरत ना हो। यानी कि ये कहे कि संख्या से ज्यादा अगर मजदूर हो जाएंगे तो फिर मिनिमम वेज की लड़ाई का कोई महत्व तो होगा ही नहीं, और जितना भी पैसा जिनको भी दिया जाएगा वो काम करेंगे तो फिर वो कॉर्पोरेट, वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और वो बिजनेस प्रतिष्ठान संस्थाएं उस क्षेत्र में आकर के काम करना शुरू करेगा तो इस भारत देश का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि गिरावट उसमें आएगी, नीचे हो जाएगा, तो फिर हम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बाजार की तरफ रुख कर सकते हैं। आज लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़िए टॉप मोस्ट राज्य की दिशा में बढ़ करके देखते हैं, वो महाराष्ट्र का हिस्सा आपके जहन में आ सकता है। आखिर महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार और उद्धव ठाकरे सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर नहीं सही, लेकिन इस भारत देश के सामाजिक आर्थिक तौर पर उन परिस्थितियों को लेकर के क्या कोई भी विजन दे पाए, कोई ऐसा विजन तैयार कर पाए जिसके जरिए ये बात बता सके कि महाराष्ट्र के भीतर जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो शरद पवार अपने शुरुआती दौर में जो MICD शुरुआत की थी, डिस्ट्रिक्ट हर जिले में उस तमाम MICD में शामिल जितने भी इंडस्ट्री थी वो अपने आप को कहीं ना कहीं बीमार बताने लगी थी और उसी डिस्ट्रिक्ट के भीतर एक MIDC बना दी जाती थी और वो पैसा जो है जो सिख यूनिट हो जाती थी वो उसको बैंक को चुकाना ही नहीं होता था और उसी पैसे के आधार पर किसी दूसरी कंपनी के नाम पर वह एक दूसरा धंधा खोल लेता था और वहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां से वहां उठाकर कर देता था। लेकिन यह सोच करके तो आगे NPA वाली सोच आ गई, जहां पर इस भारत देश में बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े कह सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर जो बैंक से पैसा लेने लगे और कर्ज के रूप में, और कर्ज नहीं लौटाएंगे इस बात का जिक्र करने लगे और बाकायदा उनकी अपनी यूनिट जो कि बीमार यूनिट हो, जो बीमार धंधा था, उसको बेचने में NTLC और IBC उसको बेचने में काफी तेजी से काम करने लगे। और आंकड़ा तो यहां तक पता चला कि 2014 तक इस भारत देश के भीतर में जितने भी क्षेत्र में जितने सारे कर्ज लिए गए थे, जरा आप सोच के देखिए कि 1991 के बाद PV नरसिम्हा राव जो इकोनॉमी रिफॉर्म्स की जो शुरुआत की देश के भीतर और सोशलिज्म वहां पर से खत्म होता है जो नेहरू काल से चला आ रहा था, उसके ठीक समानांतर जिस इकोनॉमी को बढ़ाना शुरू किया देश के भीतर, उसमें इस देश के भीतर बैंकों से चाहे जितना सारा कर्ज लिया गया और जितना भी कर्ज नहीं लौटाया जा सका, जितनी भी इस भारत देश की व्यापारिक संस्थाएं दिवालिया हो गई, आज इनको पूरा एक डाटा इसका जो कलेक्ट किया उस डाटे में आपको ये पता चलेगा कि
1991 यानी 1991 से लेकर के 2014 तक बैंक द्वारा पैसा लिया गया और बैंकों को पैसा जो नहीं लौटाया गया, जितना भी उस समय में इस बीच में इंडस्ट्री को डूबना, जिस भी डिसइन्वेस्टमेंट की पैसे की कमाई सरकार के जरिए करना और जितने तमाम सारे कंपनियों को बेचा गया अलग अलग सरकार के कालखंड में, वो पीवी नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, जो भी सरकार हो, उस प्रक्रिया में जो भी सरकार आपके ध्यान में आते हैं, उस टाइम की पूरी रकम, उससे करीब करीब 3 गुना अधिक रकम सरकार ने इस दौर में माफ कर डाली है बीते 10 सालों में। यानी इतने सारे पैसे की कमाई इस भारत देश की इकोनॉमी में बिना हिस्सेदारी दिए अपने आप को कॉरपोरेट के नियम कायदों को तहत दिवालिया घोषित कर देना और खुद कॉरपोरेट ही किसी देश को चला पाएगा, इस इकोनॉमी फिलॉसफी को जो है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अपनाना। इसीलिए जो तमाम सारे आंकड़े डाटा निकल करके आता है कि पिछले करीब 5 सालों में 9,90,000 करोड़ रुपया, बीते 10 साल में 16 लाख करोड़। जी नहीं, ये केवल इतना नहीं है, ये आंकड़ा करीब करीब 27 लाख करोड़ तक पहुंच जाती है। जो पूरी माफी की प्रक्रिया है बीते 10 साल में, जो बैंकों को मुक्ति करने के लिए जो रिटर्न ऑफ किया गया है और उसके अलावा जो कर्ज लिए गए अलग अलग सेक्टर अलग अलग सेक्शन से, वो बहुत बड़ी संख्या में। आखिर संदेश क्या है देश को? संदेश इस दौर में बहुत साफ होता है कि विपक्ष की राजनीति मौजूदा समय में बीजेपी सरकार की आर्थिक नीतियों के सामने कमजोर हो गई है। आप यहां पे एक सवाल कर सकते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सवाल जरूर किया था कि समाजवादी सोच इस भारत देश के भीतर जातीय जनगणना से जुड़नी चाहिए। यह सवाल उन्होंने जरूर किया। जो इस देश के भीतर हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, उस तबके को मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन यहीं पर अगला सवाल कोई भी कर सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर वो दलित हो, वो आदिवासी हो, वो पिछड़ा हो, वो माइनॉरिटीज हो, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, संवैधानिक पावर जो नरेंद्र मोदी सत्ता के पास इस समय में है, इन दोनों को जब लागू किया जा रहा है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कोर्ट के लिहाज से कभी कभी हिंदुत्व का ऐलान भी कर देता है और कभी कभी साफ अंदाज में यह भी कह देता है कि हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। आपने देखा होगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण के भीतर में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र मौजूदा समय में क्या विपक्ष ने इस रूप में कभी कर पाया, जो ये आपको बताए कि अगर आप सत्ता से हट करके मौजूदा समय में मौजूदा विपक्ष के साथ खड़ा हो जाएंगे तो आने वाले समय में, आने वाले वक्त में उनकी अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जो है देश के भीतर कैसे सुधरेगी, उसके भीतर कैसे उनकी तमाम लोगों की भागीदारी होगी। जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉर्पोरेट के लिए वर्तमान में किया जाता है वो देश की जनता के लिए कैसे होगा? क्या इस बात की जानकारी और इस तरह की राजनीति देश के भीतर क्या निकल करके आ पाई है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस समय में यूपीआई हर किसी के पास आ गया। फोन के जरिए पेमेंट होता है, डिजिटल पेमेंट के सिस्टम आ गए। लेकिन होते होते दुनिया तो इस दिशा में आगे बढ़ती जा रही है कि आने वाले समय में डिजिटल इकोनॉमी ही काम करे, यानी करेंसी भी इस दौर में मैटर नहीं करे। ये एक ऐसी परिस्थितियां हैं जो भारत देश की आर्थिक परिस्थितियों को चुनौती देती है, या फिर यह कह कि मौजूदा सरकार के एक अनुकूल कारपेट को बिछा देती है। आखिर हम तो विपक्ष के जरिए इस चीज को भी टारगेट नहीं किया जिसको टैक्स की वसूली है जनता से। अब जरा सोच के देखिए, इस नए वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, करीब 9 महीने होते हैं। इन 9 महीनों की परिस्थितियों को जरा देखेंगे तो आरबीआई ने आज ही एक डाटा जारी किया था, आपने देखा होगा, और उसमें बताया कि 2020-21 के भीतर जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन किया जा रहा था उससे करीब करीब दुगुनी कमाई जो है इस दौर में सत्ता ने टैक्स के जरिए कर ली। उस समय 9.45 लाख करोड़ था, इस समय में 19.22 लाख करोड़ होता है। यानी 21-22 फाइनेंशियल वर्ष में 14.12 यानी 14,12,000 करोड़, यानी 14 लाख करोड़। इतना बड़ा 2022-23 में 16.61 लाख करोड़। पिछले साल 18.90 लाख करोड़। अभी तो 3 महीने फाइनेंशियल ईयर के बचे हुए इस साल के। टैक्स की कलेक्शन जो डायरेक्ट तौर पर जो की जा रही है वो अभी ज्यादा हो रही है।
और इन सब के बीच सरकार यह भी कहने से चूकती नहीं है कि हम कॉरपोरेट से कम टैक्स लेते हैं। आरबीआई ने बताया कि दरअसल अप्रैल से दिसंबर तक के इन 9 महीनों में कॉरपोरेट टैक्स 9,24,000 करोड़ हमने वसूला, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स 9,53,000 करोड़ बचा। यहाँ पर भी 30,000 करोड़ रुपए इस 9 महीनों में इनकम टैक्स देने वालों से ज्यादा वसूल कर लिए गए। रास्ता क्या नहीं बचता है। और सवाल इस दौर में क्या होता है? सवाल तो सबसे बड़ा मौजूदा वक्त में यह है कि सच में इस भारत देश की सियासत, राजनीति पारंपरिक राजनीति के दायरे में फंस गई है और देश की आम जनता का जुड़ाव उस राजनीति से हो ही नहीं पा रहा है। इसीलिए चुनाव चाहे जैसे भी कर लिए जाते हो, लेकिन इस भारत देश की आम जनता खड़ी नहीं हो पाती है। क्या ये सवाल मौजूदा वक्त में हो सकता है? ये कोई दूसरा सवाल होगा कि भारत देश के भीतर में संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के साथ सत्ता में बैठी हुई नरेंद्र मोदी सरकार इस भारत देश के तमाम मंत्रालयों के जरिए जो भी अर्थनीति तैयार कर रही है वो देश के कॉरपोरेट और उसके मुनाफे के आसपास घुमर रही है। कॉरपोरेट और उसका मुनाफा इस भारत देश की सियासत को, राजनीति को भी ड्राइव करता है, चलाता है और इस भारत देश के भीतर में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भी वह अपने नजरिए से ही देखता है। आखिर राजनीति और राजनीतिक सत्ता कहां चली गई देश से? यानी ये कहे कि भारत देश की राजनीति, भारत देश की सियासत और अलग अलग राज्यों के भीतर, हमने तो पहले आपको बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र की बात की, लेकिन इससे हट करके आज आपके जहन में एक सवाल जरूर आ सकता है, क्या सच में भारतीय जनता पार्टी की सियासत और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सत्ता इस भारत देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के भीतर बहुत बड़ा विजन रखती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न तो ज्यादा बड़ा विजन है जो 3 राज्यों के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए, एक ही झटके में उठा करके बना दिए गए, वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर इस समय में दूसरे राज्यों के भीतर भी जो भी मुख्यमंत्री बने, हरियाणा, महाराष्ट्र, उनका विजन काम नहीं कर रहा है। भारत में पहली बार एक्सटेंशियल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी नहीं है, पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, पहली बार फेडरल स्ट्रक्चर टूट चुका है, पहली बार इस भारत देश की सारी नीतियां केंद्र में आकर के केंद्रित हो गई है और पहली बार इस भारत देश के भीतर नरेंद्र मोदी सत्ता अपने ही मंत्रालय को लेकर के नहीं, बल्कि ये कहे कि राज्यों के मंत्रालय को भी उसको जोड़ करके और उसको उस इकोनॉमी को साधना चाह रही है मौजूदा वक्त में, जो इकोनॉमी भारत के उस राजनीति के दायरे से बाहर निकल करके खड़ी हो चुकी है, जिस सियासत के दायरे में विपक्ष की राजनीति अभी फंसी हुई है। इसीलिए हमने शुरुआत में ही आपसे एक डाटा, एक आंकड़ा का जिक्र किया था कि करीब 11 लाख करोड़ 2021 से 2025 तक मोनेटाइजेशन से जो आंकड़े थे वो करीब 6 लाख करोड़ के थे। इस साल 2025 में जो बजट आएगी 1 फरवरी को, वो 11 लाख करोड़ की दिशा में जा सकते हैं। और ये संदेश मौजूदा समय में बहुत साफ है कि भारत देश के भीतर नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स का काम कॉर्पोरेट की अनुकूल कार्रवाई करना, ठीक वैसे ही जैसे सेबी के चेयरमैन माधवी भुज पुरी का काम आपको याद होगा, उन बड़े कॉर्पोरेट, उन बड़े प्राइवेट सेक्टर के मैनिपुलेशन को आगे बढ़ाते हुए शेयर मार्केट के भीतर आंकड़ों को ऊपर और ऊपर और ऊपर ले जाना है, जिससे कि उम्मीद और कमाई का भरोसा भारत देश की आम जनता के बीच बरकरार रहे। यही सोच इस भारत देश के तमाम मंत्रालयों, तमाम मिनिस्ट्री के भीतर उन मंत्रियों को नहीं बल्कि उसके भीतर शामिल ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही अधिकारी का है। इसीलिए हर मंत्रालय केंद्रित होकर के पीएमओ तक पहुंचता है। पीएमओ के भीतर बैठे हुए जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं वह उसके ऊपर निगरानी करते हैं और इसीलिए केंद्र धीरे धीरे ना चाहते हुए भी एक सिस्टमेटिक तरीके से एक इंडिविजुअल की पूरी पॉलिटिक्स के आसपास आकर के घुमरने लगी है। सवाल यहीं पर है, सवाल है कि इसको जाने कौन, इसको समझे कौन, इसको सियासी तौर पर हराएगा कौन? संभव ही नहीं है। संभव तभी होगा जब विपक्ष का विजन देश की आम जनता से जाकर जुड़ जाए और देश की आम जनता इस बात को महसूस होने लगे उनको कि देखिए, अगर ये रिग करते हैं तो अपनी कमाई को भरते हैं, अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए, नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए ऐसा सत्ता में आते हैं, वो हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो वैकल्पिक दूसरी सरकार होगी जिसके पास एक विजन है। उस विजन के आश्रय वो राजनीतिक तरीके से परिवर्तन करने की दिशा में जब जनता एग्रेसिव हो जाए, अन्यथा इलेक्शन कमीशन और ज्यादा एग्रेसिव होगा।
राजीव कुमार तो 2025 के फरवरी में रिटायर हो जाएंगे। इंतजार करते रहिए। इस भारत देश से सुप्रीम कोर्ट से निकलने वाले फैसले भी सत्ता के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे इस दौर में वो झलक आपको पेगासस से मिल गया हो। अमेरिकी अदालत ने आपराधिक करार दे दिया अपराधी और बताया जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया वो जासूसी के लिए था, और भारत के भीतर उस जासूसी के सॉफ्टवेयर को नेशनलिज्म से जाकर जोड़ दिया गया और देश की सुरक्षा से जाकर जोड़ दिया गया। तो जब सियासी सत्ता यानी राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल पावर जब है ना, और हर पॉलिसी हर चीज को नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद और सिक्योरिटी यानी भारत की सुरक्षा से जब जोड़ दिया जाए तो समझ जाइएगा परंपरा टूट चुकी है। नई परिस्थिति की नई राजनीति सामने है। समझना राजनीतिक पार्टी को नहीं है, समझना देश की आम जनता को है। और राजनीतिक पार्टी को अपने विजन को इतना एक्सपेंड करना है, इतना बड़ा करना है जिसमें देश की आम जनता को भी वो समाहित कर सके। ये कब कैसे किस रूप में होगा अपने आप में तो यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।